सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 21 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। तुम कहीं रूबी को ना बता देना, वरना वो नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। वो मुझे तो कुछ नहीं कहेगी मगर तुम्हें गोली मार देगी। ऐसा है क्या? उसने खौफजदा होते हुए पूछा। तो मुझे ये समझना मुश्किल हो गया कि वो वाकयातन खौफजदा हो गई थी या अदाकारी कर रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है, उसने अपनी अना का मसला बना लिया है, मैंने कहा। उसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, वो बुड़बुड़ाते हुए बोली। फिर मेरी तरफ देख कर बोली, देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझ पर आशिक हो, तो मुझे यहाँ से निकाल कर वापस हवेली ले चलो। वहां फिर मौत के मुंह में चले जाएं? मैंने हैरत से कहा। नहीं, वहां मौत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। उसने अजीब से लहजे में कहा तो मैं अंदर से हंस दिया। कैसे? मेरी जिंदगी क्या बदलोगी तुम? वहां पर मौत तो तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम हमें वहां किस मकसद के लिए लेकर गई थी? मैं याद दिलाता हूँ। तुम हमें अपनी हिफाजत के लिए लेकर गई ताकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें नुकसान ना पहुंचाएं, और फिर वापस वहीं। मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा तो वो बोली, तुम मुझे वहां ले चलो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी। उसने कहा, फिर धीमे से लहजे में बोली, तुम चलो तो सही। मैं रूबी का क्या करूं? वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मेरे पीछे चली जाएगी, मुझे मार कर दम लेगी। मैंने बेचारगी से कहा, तुम सिर्फ फोन पर मेरी अली से बात करवा दो, वो खुद ही रूबी को बुला लेगा। वो हमारे रास्ते में नहीं आएगी, उसने धीमी आवाज में कहा। इसके साथ ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो जरा सा आगे बढ़ी तो मैं उसके नजदीक होकर बैठ गया। वो जरा सा भी नहीं कसमसाई। मैं उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, अगर तुम रूबी को बिल्कुल सच बता दोगी ना, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। उसे मुतमईन कर दो, बाकी सब ठीक है। रूबी रूबी रूबी, ये क्या तमाशा है? उसने मेरा हाथ झटकते हुए कहा। फिर एक लंबा सांस लेकर गुस्से में बोली, तुम कुछ ना करो, सिर्फ मेरी अली से बात करवा दो, मैं सब देख लूंगी। तो फिर क्या होगा? अली कहेगा और हम तुम्हें जाने देंगे? मैंने एकदम गुस्से में कहा, क्योंकि मैं समझ गया था कि उस पर नरमी और प्यार का असर नहीं होगा। उसका दिमाग बहुत ऊपर तक पहुंच चुका था, वो हमें कुछ भी नहीं समझ रही थी। उसे अब भी यही उम्मीद थी कि अली के कहने पर हम उसे छोड़ देंगे। मेरे यूं कहने पर वो हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तो ये प्यार, आशिकी, ये सब फजूल? तुम यूं नहीं मानोगी, मैंने चाहा था कि नरमी से, प्यार से, मोहब्बत के साथ बात कर लेंगे, मगर नहीं। ये सब वक्त जाया करने वाली बात है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम हमें वहां लेकर क्यों गई थी? अपनी हिफाजत के लिए, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा तो मैं पीछे हट गया। मैंने अपना सेल फोन निकाला और रूबी को कॉल कर दी। उसने पहली ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली। हाँ बोल, कितना प्यार कर लिया है? इधर आओ जरा, मैंने गुस्से में कहा और फोन बंद कर दिया। तभी तकरीबन दूसरे मिनट में रूबी कमरे में आ गई। वो आकर बेड के साथ खड़ी हो गई। फिर उसने एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो उलटकर बेड के दूसरे किनारे जा पहुंची। रूबी ने उसे गर्दन से पकड़ा और बेड पर सीधा कर लिया। उसने मुजाहमत के लिए हाथ बढ़ाया तो रूबी ने उसे कलाइयों से पकड़ा, बेड पर चढ़ी और जोरदार ठोकर उसकी पसलियों में मार दी। गुलजेब का सांस बंद होने लगा, वो दोहरी हो गई। उसने यूं सांस रुकते देखा तो तीन चार घूंसे मजीद जड़ दिए। फिर उसकी टांगों से पकड़कर उसके पांव ऊंचे करते हुए बोली, रस्सी लाओ, इसे कमरे में उल्टा लटकाते हैं। ठहरो, मुझे छोड़ो, मैं बताती हूँ। गुलजेब एकदम बोली। अगर गलत बयानी की तो समझो माफी नहीं। उसने यूं दांत पीसते हुए कहा जैसे उसकी भी अखीर हो गई हो। गुलजेब चंद मिनट तक सांस बहाल करती रही, फिर धीमे से बोली, ये मेरी गलती थी। मैं तुम लोगों को लेकर गई। मैं धोखे से लेकर गई थी। मैंने कुछ और समझा था, लेकिन तुमने क्या समझा और क्या हो गया, सब बको। रूबी ने बिफरते हुए कहा। देखो, मैं शुरू से बताती हूँ, बिल्कुल सच बताऊंगी। उसने लजाजत से कहा तो हम दोनों खामोश रहे। तभी वो बोली, मेरे शोहर के मरने के बाद चौधरी रऊफ की दिलचस्पी मुझ में बढ़ गई। वो चाहता था कि जायदाद घर की घर ही में रहे, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उससे शादी करने का मतलब हाथ आई सारी जायदाद फिर से उन्हें मिल जाए। मेरा अपना कारोबार था और मैं उसमें वुसअत चाहती थी।
मैंने चौधरी रऊफ को मना भी नहीं किया, बल्कि उसकी थोड़ा बहुत हौसला अफजाई करती रही। वो क्यों? रूबी ने पूछा। मुझे थोड़ा बहुत पता था कि उसकी बीवी शुमाइला का मलिक जमान के साथ काफी गहरा ताल्लुक बन चुका है। उसकी रऊफ के साथ नहीं बनी थी। वो चाहती थी कि किसी तरह रऊफ से जान छूट जाए और वो मलिक जमान के साथ कहीं बाहर के मुल्क में चली जाए, लेकिन उसका कोई इम्कान नहीं बन रहा था। मैं चाहती थी कि किसी तरह रऊफ या शुमाइला में से कोई एक दरमियान से हट जाए, तो दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर मैं अपनी राह हमवार कर लूं। मगर शुमाइला ने मलिक जमान की खुलकर मदद ले ली और मुझे रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया। क्या इस बारे में रऊफ को पता नहीं था? मैंने पूछा। बिल्कुल पता था। उसने मुझसे इजहार किया था कि किसी तरह शुमाइला दरमियान से हट जाए। इस दौरान मैंने खामोशी से फहद को अपना बना लिया। उसे मैंने हर तरह के सबज बाग दिखाए कि किसी तरह वो शुमाइला को रास्ते से हटा दे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसकी मैंने उसे पूरी तैयारी करवा दी थी। तो हमें किस लिए बुलवाया था? मैंने पूछा। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि शुमाइला ने मुझे कत्ल करने का प्लान बना लिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं उसे मरवाना चाहती हूँ। तुम दोनों को इसलिए साथ लेकर गई थी कि... ये कहकर वो खामोश हो गई। शायद उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हम दोनों खामोश थे, उसके मुंह से सुनना चाह रहे थे। मैं चाहती थी कि तुम दोनों मेरे मुहाफिज होगे। किसी तरह भी अगर शुमाइला ने मुझे मरवाने की कोशिश की, तो तुम दोनों मेरी सिक्योरिटी करोगे। मैं किसी भी तरह तुम दोनों को शुमाइला की तरफ मुतवज्जा करती या तुम उसे पकड़ लेते, तो उसके कत्ल का कोई जवाज बन सकता था। लेकिन शुमाइला जल्दी घबरा गई। मुझे नहीं यकीन था कि वो इतनी जल्दी वार कर देगी, और नजमा के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो धोखा देगी। उसने बड़ी जल्दी मलिक जमान को इस्तेमाल कर लिया। यहीं से हम सब का प्लान बिगड़ गया। शुमाइला की तरफदार हवेली की मुलाजमाएं थीं। उन्हें खौफ पैदा हो गया कि वो पकड़ी न जाएं। ये कहकर वो खामोश हो गई। उसकी खामोशी के बाद रूबी ने कहा, यहाँ तुम झूठ बोल रही हो। मलिक जमान ने सिर्फ एक बार सुबह के वक्त अपने लोग भेजे थे। शाम के वक्त आने वाले लोग तुम्हारी तरफ से थे, और वो लोग हमें मारने आए थे ताकि तुम जवाब बनाकर मलिक जमान को पकड़वा दो, जबकि फहद चुपके से शुमाइला का काम तमाम कर दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं... उसने कहना चाहा तो रूबी ने उठकर एक थप्पड़ जड़ दिया और उसी का फोन निकालकर चंद मैसेज उसके सामने कर दिए। फिर गजबनाक अंदाज में बोली, ये किस बाप को मैसेज किए थे तुमने? फहद को ना। हमें मरवाने के लिए कि तुम्हारा सारा कच्चा चट्ठा वो मुलाजमा खोल गई थी। अगर वो उस रात ना आती, हम तो मर गए होते। तुम हमें कुर्बानी का बकरा बनाकर ले गई थी हवेली में। उसी रात से मैंने सारी मालूमात ले ली थी। मैं समझ गई थी सब कुछ तुम कर रही हो। क्यों कर रही हो, इसकी थोड़ी बहुत समझ थी, अब पूरी आ गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसने एकदम से हाथ बांधते हुए कहा। तो रूबी ने बड़े सुकून से कहा, तुम्हारा फैसला अली ही करेगा, वो आ रहा है यहाँ। तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते? उसने मरी हुई आवाज में पूछा तो रूबी ने कंधे उचका दिए। ये कर सकते हैं कि तुम जैसी औरत को यहीं मारकर जमीन में दबा दें। भला हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, हमें ही कत्ल करवाने चल पड़ी? रूबी ने इंतहाई गुस्से में कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी कमरे से बाहर निकल आया। मुझे अपनी हालत पर बहुत अफसोस हो रहा था। हम जिसके मुहाफिज बनकर गए थे, वो ही हमारे कत्ल की ख्वाहां थी। अगरचा रूबी ने मुझे काफी कुछ पहले बता दिया था, लेकिन इस पर उस वक्त यकीन हुआ जब उसने सुबह आते ही गुलजेब का फोन एक आदमी को देकर भेज दिया था। उसमें से सब कुछ सामने आ गया था। मुझे अफसोस इस पर भी था कि इतनी खूबसूरत और हसीन औरत के अंदर दौलत का लालच किस कदर था। इस वक्त ना जाने क्यों मुझे फरी याद आने लगी। उसका नंबर तो मुझे अजबर था, लेकिन मैं उसे फोन नहीं करना चाहता था। पहली तो बात यह थी कि उसकी आवाज सुनकर मुझसे रहा नहीं जाता। मैं फौरन उस तक पहुंच जाने की कोशिश करता। दूसरा, अगर वो मुझे अपने पास बुलाने का हुक्म दे देती, तो मैं कभी न टालता, भले ही मुझे उड़कर जाना पड़ता। मैं लाउंज में सोफे पर बैठा उसे याद करता रहा। जब मुझे उसके बदन का लम्स याद आने लगा तो मुझे एहसास हो गया, शायद गुलजेब की कुर्बत मुझे फरी की याद दिला रही थी। शायद मैं कुछ देर मजीद ऐसे ही बैठा रहता। पोर्च में फोर व्हील रुकी और अगले 2 मिनट में अली और वसीम अंदर आ गए। मैं उन्हें देखकर खड़ा हो गया। वो मुझसे बड़ी गर्म जोशी से मिले और फिर मुसाफा करते हुए अली ने कहा, वेल डन असद, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही तुम्हारी। बच के आ गया हूँ, ये ही बड़ी बात है, मैंने हंसते हुए कहा और वसीम के गले लग गया।
उससे मुसाफा किया तो अली बोला, उस गुलजेब का यही काम नहीं है, उसने पहले ही बहुत सारे काम डाले हुए हैं, खैर हम उसे लेकर जा रहे हैं। ये कहते हुए वो दोनों अंदर चले गए। बाहर पोर्च में फोर व्हील खड़ी थी और मैं तैयार होकर अपने कमरे में बैठा था। मैंने सोचा मैं इन्हीं के साथ निकल जाऊंगा। जब काफी देर हो गई तो मैं लाउंज में आया। फोर व्हील हनूज बाहर खड़ी थी। रूबी लाउंज में बैठी फोन पर बात कर रही थी। गुलजेब का कमरा खाली था। रूबी बात कर चुकी तो मैंने उससे पूछा, ये अली और वसीम किधर हैं? वो गुलजेब को लेकर चले गए हैं, उसने बताया। उनकी फोर व्हील तो पोर्च में है। मैंने हैरत से कहा, जिस कार में हम हवेली से आए थे वो ले गए हैं, ये फोर व्हील हमारे लिए छोड़ गए हैं, उसने कहा और फोन पर नंबर देखने लगी। अब हमें नहीं जाना था क्या? अगले हुक्म तक हम यही हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ओह खुदा की पनाह, मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। मैंने उकताहट से कहा तो वो हंस दी और फिर बड़े अजीब से लहजे में बोली, बेवकूफ गधा। मैं सुलग उठा और वो फोन पर बात करने लगी। वो सितंबर के शुरू दिन थे। शाम हो चुकी थी और अंधेरा फैल रहा था। गर्मी का असर खत्म हो चुका था और हवा में नमी के बाइस मौसम भीगा भीगा सा था। दोपहर ही से मेरी तबीयत बेजार थी। इस बेजारी की वजह मुझे अच्छी तरह मालूम थी। गुलजेब का लम्स मुझे याद आ रहा था। वो किसी चिकनी मछली की तरह मेरे हाथ में आई और निकल गई। मैं खुद पर हैरान था। मैं ऐसा था नहीं, क्योंकि औरत कभी मेरी कमजोरी नहीं रही थी। लेकिन गुलजेब का लम्स मुझे बेजार क्यों किए हुए था? इसी सवाल का जवाब तलाश करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मुझे फरी से मिले बहुत अरसा हो गया था। वो मेरे अंदर तूफान उठने से पहले ही उस तूफान को शांत कर देती थी। शाम का अंधेरा फैलते ही ये बेचैनी अपने अरूज पर थी। कभी कभी इंसान को अपनी जिंदगी में कितनी बेचारगी का सामना करना पड़ता है। मैं उस औरत को याद कर रहा था जो अपना लम्स देकर मेरे वजूद में हलचल मचा गई थी। एक औरत वो थी जिसे मैं याद कर रहा था, लेकिन उस तक पहुंचना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था। मुमकिन है जब तक मैं उस तक पहुंचूं, मेरे ये जज्बात ही ना रहें। और एक औरत वो थी जो बिल्कुल मेरे करीब थी, लेकिन मैं उससे नफरत करता था। मुझे उसका होना ही परेशानी में मुब्तला कर देता था। मैं लाउंज से निकलकर बाहर लॉन में आ गया। वहां खुली और ताज़ा हवा थी। मैं लंबे लंबे सांस लेता हुआ चारों तरफ देखने लगा। शायद कोई बंदा मुझे मिल जाए जिससे मैं बातें करूं और मेरे दिमाग पर चढ़ा हुआ खुमार उतर जाए। सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था जो गेट पर खड़ा था। मैं उसके करीब जाकर ही बातें कर सकता था। अचानक मुझे याद आया कि एक लड़की भी यहाँ थी जो चाय देने आई थी। वो यहाँ क्यों है? इतने बड़े फार्म हाउस पर उन लोगों के सिवा कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं यही सोचता हुआ लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे फरी बेतहाशा याद आने लगी थी। मैंने लाशऊरी तौर पर अपनी जेब से सेल फोन निकाल लिया। मैं उससे बात करना चाहता था। मैंने सेल फोन निकाला और उसके नंबर पुश करने ही वाला था कि एकदम से बांसुरी की आवाज आई। मैं बेसाख्ता रुक गया। मेरा सारा ध्यान बांसुरी की आवाज की तरफ चला गया, जिसमें इतना दर्द था। उस आवाज में ऐसा सोज था जो सीधा दिल पर असर कर रहा था। ऐसा कौन दुख भरा इंसान था जिसने शाम की उदास तन्हाइयों में इस कदर गमजदा आलाप उठाया था कि हर तरफ उदासी बिखर गई थी। मैं बेचैन हो गया। मैंने उस आवाज की सिमत का तयन करने की कोशिश की तो मुझे लगा जैसे ये आवाज कहीं आसमान से आ रही हो। कुछ गौर किया तो वो छत से आ रही थी। मैं चंद लम्हे खड़ा सुनता रहा, फिर अंदर की जानिब बढ़ता गया ताकि छत पर जा सकूं। यहाँ आवाज कम आ रही थी। मैं अंदर मौजूद सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर आया तो नीचे की धीमी रोशनी में रूबी दिखाई दी, जो एक कुर्सी पर बैठी आंखें बंद किए बांसुरी बजा रही थी। मैं धीमे कदमों से चलता हुआ उसके करीब जा खड़ा हुआ। वो न जाने जज्ब के किस आलम में थी कि उसे मेरी आमद का एहसास भी नहीं हुआ। मैं सामने की कुर्सी पर बैठ गया। एक दर्द भरी लहर उसकी आवाज में फैल रही थी। मैं सुनता जा रहा था। अचानक आवाज रुक गई। उसने अपने दोनों हाथों में पकड़ी बांसुरी अपने होंठों से जुदा कर दी। उसकी आंखें बंद थीं। तब मैंने देखा उसके गाल भीगे हुए थे। धीमी सी रोशनी में चमकते हुए गाल बता रहे थे कि वो बांसुरी बजाते हुए रो रही थी। तभी उसने एक तवील सांस लिया और आंखें खोल दी। उसकी निगाह मुझ पर पड़ी तो बुरी तरह चौंक उठी। इतना दुख है तुम्हारे अंदर? मैंने हैरत से पूछा। नहीं बच्चे, ये मुकम्मल ड्रामा है और मैं बहुत अच्छी अदाकारा हूँ, उसने भीगी हुई आवाज में कहा। मैं भी बचपन से बांसुरी सुनता आया हूँ। बहुत सारे लोग सुने हैं, लेकिन जो तुमने। मैंने कहना चाहा तो वो इंतहाई संजीदगी से बोली,
اسد، तुमने कभी उस मजदूर औरत को देखा या कम से कम उसकी तस्वीर देखी है जो अपने बच्चे को उठाए मजदूरी में मसरूफ होती है? आखिर वो क्या शय है जो उसे मजदूरी पर मजबूर करती है? उसके पास तो रोटी कमाने के बहुत सारे जराए हो सकते हैं। मेरे ख्याल में तो उसे मजबूरी ही कहा जा सकता है। कोई भी मजबूरी, अपनी औलाद की मोहब्बत की मजबूरी या कोई भी, मैंने उलझते हुए कहा। और ये मजबूरी क्या है? नारसाई। जब कुछ हासिल ना हो सके तो उसका दुख ही अलग होता है। खैर छोड़ो, मैं क्या बातें करने लगी। उसने कहा और उठकर खड़ी हो गई तो मैंने भी खड़ा होते हुए पूछा, क्या दुख है तुम्हें? कैसी नारसाई, कैसी मजबूरी? तुम्हें पूछकर क्या लेना, छोड़ो, आओ नीचे चलें। मुझे बड़ी भूख लग रही है, पता नहीं उस बच्ची ने कुछ बनाया भी है या नहीं। उसने बिल्कुल ही मौजू बदलने की कोशिश की तो मैं खामोश हो गया। मैं चलते हुए टेरेस तक आया और बाहर देखने लगा जहां मुकम्मल खामोशी थी। रूबी चंद लम्हे खड़ी रही, फिर छत से नीचे चली गई। कुछ देर के बाद मैं नीचे गया तो मेज पर खाना लगा हुआ था। वो लड़की गरम गरम रोटियां बनाकर लाती रही और हम खाते रहे। हमारे दरमियान खामोशी छाई रही, जैसे हमारे पास बात करने के लिए कोई मौजू ही ना हो। मैंने खाना खाया और उठकर अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटते ही मुझे एहसास हुआ कि छत पर जाने से पहले जो बेकली, बेजारी और बेचैनी मुझ पर तारी थी, उसका यकसर वजूद नहीं रहा था, बल्कि एक यास अंगेज कैफियत मेरे अंदर फैल चुकी थी। मैं अपने एहसासात के बदल जाने पर खुद हैरान था। मैं अपनी इन्हीं कैफियत के बारे में सोच ही रहा था कि रूबी दोनों हाथों में चाय के मग पकड़े आ गई। एक मग मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, किसी के बारे में इतना परेशान नहीं होते। अपने ही दुख इतने ज्यादा होते हैं कि दूसरे के गम का बोझ कोई क्या उठाए। परेशान नहीं होते, सुकून से अपनी जिंदगी का मजा लो। ठीक है, जैसे तुम कहो। मैंने कोई बहस नहीं की और मग थाम लिया। वो मेरे पास ही बेड पर बैठ गई और हम खामोशी से चाय पीने लगे। असद, तुम्हें पता है, अच्छा भला इंसान सीधी सादी जिंदगी में चलता हुआ एकदम से डी ट्रैक कैसे हो जाता है? उसने यूं कहा जैसे उसका ध्यान कहीं और हो और वो बात मुझसे कर रही हो। मैं खामोश रहा तो वो कहती चली गई, इंसान कभी नहीं चाहता कि वो खुद मुश्किलात में पड़े, लेकिन ये जो हालात होते हैं ना, ये उसे रास्ते से हटा देते हैं। अगर इंसान खुद ताकतवर है तो रास्ते पर रहता है, वरना हालात के थपेड़े उसे कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं। सारा खेल ही ताकत का है मेरी जान। तुम ठीक कह रही हो, ताकत ही सारा खेल बनाती और बिगाड़ती है। मैंने धीमे से कहा तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर पूछा, नाराज हो मुझसे? ओ नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? हर इंसान की एक अपनी जिंदगी है, उसमें उसकी मर्जी होनी चाहिए। मैंने हल्की सी मुस्कान अपने होंठों पर लाते हुए कहा, मर्जी ही तो नहीं होती मेरी जान। अब भला तुम अपनी मर्जी से हो मेरे साथ? मैं जानती हूं तुम्हें मुझसे नफरत है। रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी सोचा है कि मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? तुमने बिला वजह मुझ पर हमले किए, मुझे मारने की कोशिश की। वजह तो मुझे भी समझ में नहीं आई। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, बस तो फिर जो हालात हमारे बस में नहीं, उन पर रोने धोने के बजाय उनका सामना करने की हिम्मत पैदा की जाए। उसने खाली मग मेरी तरफ बढ़ाते हुए इशारा किया कि मैं उसे साइड टेबल पर रख दूं। मैंने मग साइड टेबल पर रख दिया तो वो बोली, असद, मैंने अब तक दो तरह के इंसान पाए हैं, एक वो जिन्हें हालात ने बदल दिया, और दूसरे जिनके खमीर में बेगैरती होती है। ये जो दूसरी किस्म के लोग हैं ना, दरअसल उन्हीं की वजह से माशरे में बेचैनी है। हाँ, जिसके पास जितनी ताकत है वो इस्तेमाल करता है, कोई अपनी खबासत के लिए, कोई अपनी बका के लिए। इसी तरह जिंदगी का ये निज़ाम चल रहा है और शायद चलता रहेगा। मैंने संजीदगी से कहा, तो बस फिर यही समझ लो असद, मैं भी इसी ताकत का शिकार होकर अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। मेरा सब कुछ खो गया, जिसका नोहा अभी तुमने बांसुरी की आवाज में सुना। बांसुरी बजाने वाले हाथों में पिस्टल का आ जाना वक्त और हालात की सितम जरीफी है मेरी जान। उसने कहा तो उसका लहजा भीगा हुआ था। क्या हुआ था? मैंने पूछा। एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की जिसे म्यूजिक से बहुत लगाव था, वो मुस्तकबिल में बहुत कुछ करना चाहती थी। पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती थी, जिसके ख्वाब ज्यादा थे, और उसी ख्वाबों भरी दुनिया में वो खुश थी। बाप एक सरकारी मुलाजिम था, भोली भाली एक माँ थी, यही जिंदगी थी। वालदैन उस पर सब कुछ कुर्बान कर देने की तमन्ना रखते थे। फिर एक लड़का उसे हासिल करने को बेताब हो गया,
और उस लड़की ने सरेआम उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। बस यहीं से लड़ाई शुरू हो गई। वो मुझे मार देता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरे घर पर हमला किया और मेरे वालदैन उसकी दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। वो इस दुनिया में ना रहे। वो लड़की इंतकाम से भर गई। बांसुरी के बजाय उसने अपने हाथों में पिस्टल थाम लिया। उसे भी मार दिया, उसके माँ बाप को भी मार दिया। बस यही है मेरी कहानी। इस बेदर्द दुनिया में एक अकेली लड़की जिसका कोई नहीं, इस पूरी दुनिया में जिसका कोई नहीं है, बस अपनी मौत तक अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। अब तुम खुद अंदाजा लगा लो मेरा दुख कितना है, मेरे अंदर कितना दर्द। मेरी तन्हाई मुझे, ये कहते हुए वो मजीद कुछ ना कह सकी और एकदम से रो दी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मैंने लाशऊरी तौर पर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने करीब कर लिया। वो बेतहाशा रोने लगी। पता नहीं कब से आंसू रुके हुए थे। उसे एक कंधा मयस्सर आया तो शायद सारे ही आंसू बहा देना चाह रही थी। मैंने उसे रोने दिया। वो काफी देर तक मेरे कंधे से लगी रही, फिर मैंने उसे बेड पर लिटा दिया। उसे यूं थपकने लगा जैसे किसी नन्हे बच्चे को सहलाते हैं। वो सो गई तो मैं उसके पहलू में लेट गया। बाहर से वहशतनाक दिखाई देने वाली, अंदर से अब भी बांसुरी बजाने वाली एक नरम दिल लड़की थी। वो सोती रही और मैं जागता रहा। मैंने उठकर लाइट ऑफ कर दी और फिर से उसके पहलू में आ लेटा। मुझे अपना घर, फरी, नदीम और ना जाने कौन कौन याद आने लगे। मेरे अपने अभी जिंदा हैं तो मैं इस दुनिया के थपेड़ों पर हूं, और वो तो फिर अपनी बका की जंग लड़ रही है। उसके मरने के बाद कोई उसे याद करने वाला भी नहीं होगा। एक टीस मेरे अंदर से उठी। क्या जिंदगी है यार ये, हम कैसे माशरे में जी रहे हैं। यही सोचते मैं नींद में खो गया। नाश्ते की मेज पर बैठी रूबी फ्रेश लग रही थी। वो मुझे थोड़ा बदला हुआ दिखाई दी। मैंने गौर किया तो उसने बजाय जीन शर्ट के शलवार कमीज पहनी हुई थी और गले में दुपट्टा डाला हुआ था। ये कपड़े कहाँ से मिल गए तुम्हें? मैंने एक कुर्सी पर बैठते हुए पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, वो जो लड़की नहीं है यहाँ, उसके हैं। अच्छी लग रही हो, मैंने तबसरा किया। तुम्हें क्या, मैं अच्छी लगूं या बुरी? उसने जलकर मजाहिया लहजे में कहा। तो मैं भी हंस दिया। तभी मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, मुझे क्यों नहीं? तुम में तब्दीली देखी है तो बात की है ना। वो तुमने हजरत दाग का एक शेर सुना है कि हजारों काम मोहब्बत में हैं मजे के दाग, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। उसने लबों पर अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, बाकी छोड़ो, ये तुम्हारा शायरी से क्या ताल्लुक? मैंने हैरत से पूछा तो वो मजे से बोली, ओए, मैंने कभी गीत लिखे हुए हैं, शायरी की हुई है। मेरी उर्दू की उस्ताद खुद शायरा थी, लेकिन ये बस। ये कहते हुए वो गमजदा हो गई। अच्छा यार, अब ये दोबारा रोना पीटना ना शुरू कर देना। रोते हुए तुम्हारी शक्ल बहुत बुरी लगती है। प्लीज मुझ पर रहम करो। पहले ही सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ। मैंने उकताहट से कहा तो वो बड़े हसरत आमेज अंदाज में बोली, मैं सदके जाऊं, सोचते रहे हो, पास पड़ी को हाथ नहीं लगाया। वो वाला नहीं सोचा बेवकूफ, बल्कि मैंने कहना चाहा तो वो बोली, खैर छोड़ो इन बातों को, नाश्ता कर और इसके बाद ये हुक्म है कि अगर तुम चंद दिन के लिए अपने घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मेरी तरफ से तुम फ्री हो। ओके, और तुम? मैंने पूछा। मैं अभी इधर हूँ कुछ दिन, उसने कहा तो नाश्ता करते हुए सोचने लगा कि अगर थोड़ा सा वक्त मयसर है तो मैं गांव हो आऊं। उस वक्त मैं सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। मेरे जहन में प्लान था कि मैं नदीम को लेकर गांव जाऊं या कहीं रास्ते से पिक करूं या फिर गांव जाकर ही उसे कॉल करूं। दूसरा प्लान यह था कि मैं सीधा फरी के पास जाऊं, वहां से फिर गांव चला जाऊं। ऐसे ही मंसूबे मेरे दिमाग में गड़बड़ हो रहे थे कि मेरा सेल फोन बज उठा। स्क्रीन पर अली के नंबर जगमगा रहे थे। मेरे कॉल रिसीव करते ही वो बोला, यार वो अपना शाहिद भाई है ना, वही जो जंगल में रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने सुकून से कहा। आज सुबह वो शदीद जख्मी हो गया है। उसके कुछ साथी भी मारे गए हैं, कुछ जख्मी हैं। उन्हें फौरन मदद की जरूरत है। अली के लहजे में दुख झलक रहा था। कैसे हो गया ये सब? मैंने पूछा तो वो बोला, किसी ने उन पर बड़ा जालिमाना हमला किया है। जाहिर है उनकी दुश्मनदारी है वहां पर। ऐसा तो होता रहता है। खैर हमें उसकी मदद को जाना है यार। मैं जरूर जाऊंगा, कब जाना है? मैंने तेजी से कहा। अगर तुम अभी निकलो तो मैं कुछ दूसरे लोगों को भी वहां भेजता हूँ। शाम तक पहुंच जाओगे, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। ओके, मैं अभी निकलता हूँ, मैंने हतमी लहजे में कहा। तुम निकलो, मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ, उसने कहा और फोन बंद कर दिया।
میں اٹھا اور شاہد بھائی کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں فور ویل میں بیٹھا تو روبی بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کہاں؟ میں کہیں پکنک پر نہیں جا رہا، جنگل میں جا رہا ہوں۔ میں بھی جا رہی ہوں، چلو گاڑی چلاؤ، اس نے کہا اور پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی تو میں نے فور ویل آگے بڑھا دی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا جب میں جنگل جانے کے لیے اس راستے پر آ گیا تھا جہاں صحرا والی بستی کہیں پیچھے رہ گئی تھی اور درختوں کے درمیان سے ایک چھوٹا سا راستہ جا رہا تھا۔ روبی نے اپنا پسٹل نکالا اور اس کا میگزین چیک کر کے پسٹل اپنی گود میں رکھ لیا۔ اسد، میرے خیال میں یہ راستہ خطرناک ہو سکتا ہے، تم اپنا پسٹل بھی اپنے ہاتھ کے نیچے کر لو۔ نہ جانے کب یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی تو میں بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس جنگل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت پر اسراریت ہے یہاں پر، اس نے سرسراتے ہوئے کہا۔ یہ تو جنگل کی شروعات ہیں، ابھی سے تمہیں پر اسراریت دکھائی دینے لگی، جب تم اصل جنگل میں جاؤ گی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ جنگل تو جنگل ہی ہوتا ہے نا، اس نے یاس بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس وقت گپ شپ نہیں لگانا چاہتا تھا، میری ساری توجہ جنگل میں جاتے ہوئے اس ٹیڑھے میڑے راستے پر تھی۔ میرا مسئلہ وہ ٹیڑھا میڑا راستہ نہیں تھا، بلکہ اس راستے میں آنے والا کوئی بھی متوقع دشمن تھا۔ جنگل تک سفر کے دوران میرا مسلسل علی سے رابطہ رہا تھا۔ اس نے مجھے شاہد بھائی اور اس کے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر میری خود بھی شاہد بھائی سے بات ہو گئی۔ وہ اس وقت اپنے ٹھکانے سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پر تھا، لیکن انتہائی خطرناک صورتحال میں۔ اس کے اپنے سمیت کچھ ساتھی زخمی تھے، وہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے جنہوں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ اب وہ اسی جنگل میں تھے اور شاہد بھائی کو تلاش کر کے اسے ختم کرنے کے در پہ تھے۔ جنگل میں پھیلے ہوئے ان دشمنوں سے کہیں بھی سامنا ہو سکتا تھا۔ تم جانتی ہو، شاہد بھائی کے لوگوں میں سے کوئی ہماری مدد کو نہیں آ سکتا۔ اگر وہ نکلے تو انہیں… میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ بولی، میں جانتی ہوں۔ خود پر اعتماد رکھو اور بڑھتے چلے جاؤ، جو آیا دیکھ لیں گے، تم اپنے اعصاب پر قابو رکھنا، بس۔ اس کی آواز فور ویل کے اندر گونج کر رہ گئی تھی۔ اس کے یوں کہنے سے مجھے کافی حوصلہ محسوس ہوا۔ اگر آپ کا کوئی ساتھی حوصلہ بڑھا دے تو آپ میں اعتماد آ جاتا ہے۔ گاڑی کی رفتار اتنی زیادہ نہیں تھی، اگر ذرا سا بھی رفتار بڑھاتا تو ناہموار کچی سڑک پر گاڑی بے قابو ہو جاتی تھی۔ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، مجھے راستے کا کوئی اتنا زیادہ آئیڈیا بھی نہیں تھا۔ یہ تو جہاں میں بھول جاتا وہاں زلفی مجھے گائیڈ کر رہا تھا۔ میں جنگل کے پہلے حصے میں سے نکل گیا تو سامنے وہی صحرائی علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں فور ویل تیزی سے بڑھ رہی تھی، مجھے یہ تو معلوم تھا کہ اس صحرائی علاقے کے آخر میں پھر سے گھنا جنگل شروع ہونے والا تھا۔ یہی وہ خطرناک علاقہ تھا جہاں دشمن ہو سکتے تھے۔ میں ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ فور ویل کی ہیڈ لائٹ کی روشنی دور تک جا رہی تھی۔ پھر سے وہی کچی اور ناہموار سڑک تھی جہاں رفتار دھیمی رکھنا پڑ رہی تھی۔ درختوں کے سائے دوسرے درختوں پر پڑ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اچانک کسی درخت کے پیچھے سے کوئی نکلے گا اور ہم پر فائر کر دے گا۔ میں آنکھیں پھاڑے کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار تھا۔ انہی لمحات میں سیل فون بجا تو یوں لگا جیسے کہیں پٹاخہ پھٹ گیا ہو۔ میں نے جلدی سے فون نکالا تو وہ زلفی کا فون تھا۔ میرے ہیلو کہنے پر اس نے پوچھا، کہاں تک پہنچے ہو؟ میں نے اسے اپنی لوکیشن سمجھاتے ہوئے پوچھا، یہاں سے کس طرف جانا ہے؟ بس بڑھتے آؤ، یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر مزید رہ گیا ہے، اب بہت ہوشیار رہنا، اس نے خبردار کیا۔ اوکے، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے زلفی سے رابطہ کیا۔ اگلے 10-15 منٹ کے بعد میں ان کے پاس تھا۔ وہ ایک غار نما جگہ تھی، شاید وہ کسی دور میں شکاریوں نے اپنے لیے بنائی ہوگی۔ کافی حد تک وہ قدرتی تھی، لیکن اس میں انسانی محنت بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بیٹری کی دودھیا روشنی میں شاہد گھاس پھوس کے بستر پر چادر بچھائے پڑا تھا۔ میں اس کے قریب جا پہنچا اور اسے دیکھتے ہوئے ہولے سے پوچھا، کیسے ہو بھائی؟ بس یار، آخری وقت آ گیا ہے سمجھو۔ 2 گولیاں میری ٹانگ میں لگی ہیں اور اب تک تو ان کا زہر بھی میرے بدن میں پھیل گیا ہوگا۔ سخت اذیت میں ہوں۔ اس نے کراہتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو میں نے قریب کھڑے زلفی سے پوچھا، باقی زخمی کدھر ہیں؟ 3 بندے ہیں، وہ یہاں قریب ہی ایک کھو میں ہیں، وہ بھی بڑے تنگ ہیں، اس نے روہاسا ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی علاج، کوئی دوا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو کچھ فاصلے پر کھڑی روبی کی آواز ابھری، اچھا باتیں بعد میں، جلدی سے زخم دکھاؤ۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ میں نے سیل فون کی روشنی بھی کر دی۔ اگلے 20 منٹ میں
اس نے کافی حد تک زخم صاف کر کے پٹی باندھ دی۔ پھر ہم اس کھو سے باہر نکل کر دوسرے زخمیوں کی جانب بڑھے تو وہ بولی، زخم خراب ہو چکے ہیں شاہد کے، پتہ نہیں وہ انہیں کیسے برداشت کرتا رہا ہے اب تک۔ تو پھر کیا کریں؟ میں نے پوچھا۔ ہسپتال پہنچانا پڑے گا، اس نے تشویش سے کہا۔ تم ایسے کرو، ان زخمیوں کو بھی دیکھو، پھر سوچتے ہیں ان کا۔ میں نے کہا تو ہم ان تینوں کے پاس جا پہنچے۔ ان کے زخم بھی کچھ ایسے ہی تھے، انہیں بھی گولیاں ہی لگی ہوئی تھیں۔ روبی نے زخم صاف کر کے پٹیاں کر دیں اور پین کلر انجیکشن لگا دیے۔ ہم اس کھو سے باہر آئے تو ان کے بارے میں بھی ہماری یہی رائے تھی۔ تم نے دیکھا ان کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے بتایا۔ اب کیا کریں، انہیں اٹھائیں اور نزدیک ترین کسی بھی ہسپتال میں لے جائیں؟ میں نے کہا۔ یہاں سے نزدیک ترین ہسپتال بھی 100 کلومیٹر سے کم نہیں۔ اچھا ہسپتال تو 200 سے بھی زیادہ ہے، زلفی نے کہا۔ پھر چند لمحوں کے بعد بولا، اور اگر ایک بار ہمارے دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ شاہد بھائی جنگل میں نہیں تو یہ علاقہ ہم ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ یار، اگر زندگی رہی تو یہ علاقہ پھر بھی مل سکتا ہے، اگر زندگی ہی نہ رہی تو پھر کیا کرنا ہے یہ علاقہ؟ میں نے سختی سے کہا۔ تم علی سے بات کرو اور یہاں کی صورتحال کے بارے میں بتاؤ، وہ کوئی درست مشورہ دے گا، روبی نے کہا۔ اوکے، میں نے کہا اور علی کو فون کر دیا۔ میں جب اسے ساری صورتحال بتا چکا تو اس نے کہا، تم ایسے کرو، کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جو بڑا سا میدان ہو، مطلب ہیلی پیڈ کے طور پر استعمال ہو سکے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں تم تک ہیلی کاپٹر پہنچ جائے گا، اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اوکے، میں بتاتا ہوں، میں نے کہا اور فون بند کر کے زلفی سے پوچھا۔ وہ اس جنگل کے بارے میں سب جانتا تھا، اس نے بتایا۔ جنگل کے جنوبی طرف دریا کنارے کافی بڑا علاقہ ہے۔ چونکہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی نہیں تھی اس لیے تھوڑا تذبذب میں تھا۔ میں واپس شاہد کے پاس گیا، اس سے تصدیق کی تو اس نے بھی ویسی ہی لوکیشن بتائی جو زلفی بتا چکا تھا۔ میں نے علی کو فون کر دیا تو اس نے کہا، تم ایسے کرو، انہیں لے کر وہاں تک پہنچو، میں کسی بھی وقت پہنچ جاؤں گا، بہت دھیان اور بہت احتیاط سے۔ اگلے 15 منٹ میں وہ چاروں 4 وہیل میں تھے اور میں انہیں لے کر جا رہا تھا۔ میرے آگے زلفی اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، میں احتیاط سے جا رہا تھا، زیادہ تیز گاڑی چلاتا تو انہیں تکلیف ہونے لگتی۔ حالانکہ وہ انجیکشن کے زیر اثر تھے۔ مجھے علی نے میسج کر کے بتا دیا کہ وہ نکل چکے ہیں، مجھے کیا کرنا تھا یہ بھی بتا دیا۔ تقریباً 25 منٹ کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں ان چاروں کو 4 وہیل سے اتار رہا تھا کہ فضا میں ہیلی کاپٹر کی آواز آنے لگی۔ میں نے زلفی اور اس کے ساتھی سے کہا کہ وہ انہیں اتارے۔ میں نے بیٹری لی اور میدان میں جا کھڑا ہوا۔ میں خاص انداز میں بیٹری کو بجھا اور جلا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہیلی کاپٹر ہمارے سروں پر تھا۔ دھیرے دھیرے وہ لینڈ ہو گیا۔ علی کے ساتھ 2 آدمی تھے، ان کے پاس اسٹریچر تھے، وہ باری باری سب کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں ڈالتے رہے۔ واپس جانے سے پہلے علی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ شاہد کی طبیعت کیسی ہے، پتہ نہیں وہ واپس آئے گا یا نہیں، مگر اب تمہیں یہاں کا خیال رکھنا ہے، صبح ہونے تک ساری تفصیل تمہیں سمجھا دوں گا۔ اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس مڑا اور ہیلی کاپٹر میں جا بیٹھا۔ اگلے 2 منٹ میں ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ زلفی اور اس کا ساتھی بائک پر جا بیٹھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے واپس چل پڑا۔ نہ جانے مجھے کیوں احساس ہونے لگا تھا کہ اب میری قسمت میں یہ جنگل لکھ دیا گیا ہے۔ روشن صبح میں ہر شے نکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس بار جب میں جنگل میں آیا تھا تو تب میری کیفیات میں تھوڑا خوف گھلا ہوا تھا۔ میں شاہد بھائی کی مدد کو آیا تھا، اس کی حالت دیکھ کر اسے ہسپتال تک پہنچا کر یک گونا سکون تو ملا تھا، لیکن علی کی باتیں سن کر میرے اندر انتقام بھر گیا تھا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس جنگل میں کوئی نیا کھیل بھی کھیلا جا رہا ہے۔ علی نے نہ صرف مجھے صورتحال سے آگاہ کیا بلکہ مجھے وہاں رہ کر کیا کرنا تھا یہ سب بتا دیا۔ اب میں وہ ٹارگٹ حاصل کر سکتا تھا یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ میں سو کر اٹھا تو بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، ہونٹ پیاس سے خشک ہو رہے تھے۔ کھو میں ابھی تک سایہ تو تھا لیکن دہانے سے باہر کا سارا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اٹھ کر کیا کروں کہ دہانے کے سامنے روبی دکھائی دی۔ وہ اندر کی جانب بڑھ رہی تھی، وہ بھیگی ہوئی تھی۔ یہ کیا؟ یہ تم بھیگی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نہا کے آئی ہوں، یہاں سے قریب ایک تالاب ہے، میں اب وہاں یوں ہی تو نہیں نہا سکتی تھی نا، کپڑے پہن کر ہی نہایا جا سکتا ہے، اس نے ہولے سے کہا۔ پھر چند لمحوں کے بعد بولی، اب نکلو یہاں سے، مجھے کپڑے بدلنے دو۔ اوکے، میں اٹھ کر باہر آ گیا۔
کافی فاصلے پر درختوں کی چھاؤں میں زلفی اور اس کا ساتھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں ان کے پاس چلا گیا۔ میں ان کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، یار بھوک بہت لگی ہے، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، کچھ روٹیاں اور بھونا ہوا گوشت ہے، وہ میں نے رکھا ہوا ہے، اگر وہ... اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، یار لے آؤ جو کچھ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ، اس نے کہا اور اٹھ گیا۔ میں اتنی دیر انتظار کرنے کے بجائے نہا کر آ گیا، لیکن جس طرح نہا کر فریش ہونے کی عادت تھی ویسا نہیں تھا، بلکہ زیادہ بے چینی ہونے لگی تھی۔ درختوں کی چھاؤں تلے ہم چاروں کھا پی چکے تو ساتھی برتن اٹھا کر لے گیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ چائے بنا کر لائے گا۔ یار زلفی، کیا یہی لوگ ہیں یہاں پر؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کافی سارے ہیں، لیکن وہ ارد گرد چھپے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ دشمن حملہ کر دے تو سب ایک جگہ پر نہ ہو، زیادہ نقصان نہ ہو، باقی لوگ مدد کو آ سکتے ہیں۔ دشمن بھی تو پھیلے ہوئے لوگوں سے ڈرتا ہے۔ ہم کتنے لوگ ہیں اس جنگل میں نے پوچھا۔ کوئی 22-23 تو ہوں گے، اس نے بتایا۔ ان سے رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ فون ہے نا ہمارے پاس، ویسے بھی سب متحرک رہتے ہیں، رابطہ ہو جاتا ہے سب سے، اس نے بتایا۔ اچھا تو پھر انہیں بتاؤ، اب ہم نے دفاع نہیں کرنا بلکہ دشمن پر حملہ کرنا ہے، اس کی تیاری کی جائے، میں نے کہا۔ تو زلفی نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ تم ٹھیک تو کہہ رہے ہو نا؟ جو کہہ رہے ہو اسے سمجھتے ہو نا؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، لیکن کب اور کیسے حملہ کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں، بس سب تیار رہیں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں، اس نے کہا اور اٹھ گیا۔ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ روبی نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں دشمن کو مضبوط ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا، اس سے پہلے کہ وہ یہاں ہمارا گھیراؤ کریں۔ میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے سختی سے بولی، یہ نری خودکشی ہوگی اسد، تم یہاں کے بارے میں نہیں جانتے ہو اور نہ تمہارے پاس افرادی قوت ہے، تم نہیں کر پاؤ گے۔ روبی، یہ صرف میرا یا شاہد کا معاملہ نہیں، شاید تمہیں اس جنگل کی اہمیت کے بارے میں پتہ نہیں۔ یہ جنگل، یہ دریا اور اس کے درمیان جو صحرا ہے، یہ ملک دشمنوں کے لیے بہت بڑی پناہ گاہ بن سکتا ہے۔ یہاں بہت عرصے سے شاہد نگران کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی پوری قوت سے ان ملک دشمن لوگوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اب وہ لوگ وار کر گئے ہیں، وہ ہر حال میں اس جنگل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، جو کسی بھی محب وطن کو منظور نہیں۔ سمجھی ہو تم؟ میں نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں دشمن کی طاقت کا اندازہ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، لیکن کہیں سے بھی شروعات تو کرنی ہوگی، میں نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہیں اسی جنگل میں شاہد نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، سب سے پہلے ہم نے وہ واپس لینا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا دشمنوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے یا نہیں، وہ جگہ خالی ہے یا وہاں دشمن موجود ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا یہ سب تمہیں علی نے بتایا ہے؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ ہاں، اور کچھ لوگ بھی یہاں پہنچ رہے ہیں، لیکن ہم ان کا انتظار نہیں کر سکتے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں میرے پاس اسلحہ کتنا ہے، مجھے اگر اندازہ ہوتا تو میں... یہ کہتے ہوئے وہ 4 وہیل کی جانب چل دی۔ میں درختوں کے نیچے کھڑا دور تک دیکھ رہا تھا۔ ایک نیا امتحان درپیش تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی بار یہ سنا تھا کہ جنگل کا قانون ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ جس کی طاقت ہوتی ہے وہی جنگل میں حکمرانی کرتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس جنگل میں جو طاقتور ہوں گے وہ ہی اس جنگل میں حکمرانی کریں گے، لیکن میں یہاں اپنی طاقت منوانے کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، بلکہ میں اپنے وطن کے لوگوں کے لیے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ اس راستے پر آن پہنچا تھا جہاں سے دشمن کو روکا جا سکے۔ اب میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں، اس کا مجھے اندازہ تو نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں نہیں تو میرا کوئی ساتھی ان کا راستہ ضرور روکے گا۔ اس وقت ہمارے پاس صرف 3 پسٹل اور چند میگزین ہیں، یہی ہمارے پاس اسلحہ ہے، روبی نے قریب آتے ہوئے بتایا۔ کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہیں درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ میں اسے ان دنوں کے تجربات کے بارے میں بتاتا رہا جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا۔ انہی باتوں کے دوران اچانک اس نے کہا، ایک چیز فائدہ دینے والی ہے۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کیا چیز، کیا فائدہ؟ میں نے پوچھا۔ یار، یہاں جنگل میں رہنے والے لوگ یہاں پہلے سے رہ رہے ہیں، انہیں ہر شے کے بارے میں معلوم ہوگا، باہر سے آنے والوں کی نسبت انہیں یہاں کے بارے میں زیادہ معلومات ہوں گی، یہ ہمیں فائدہ دے جائے گا۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا تو مجھے خوشی ہوئی کہ اس کا دماغ اس طرف چل پڑا ہے، یعنی وہ اس جنگ میں شامل ہو چکی تھی۔
तभी मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, एक और बात जहन में आई है, जैसे कि हम बाहर से आए हैं, हमें नहीं मालूम कि यहाँ जंगल में कहाँ पर क्या कुछ है। इसी तरह जो दुश्मन बाहर से आए हुए हैं उन्हें भी नहीं पता होगा कि कौन कहाँ पर है। उसने कहा तो मैंने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि यहाँ अंदर का कोई बंदा बाहर वालों से मिला हुआ है, जिसने खबर दी कि शाहिद कहाँ है, कहाँ हमला हो सकता है, वरना इतनी तबाही ना होती। उसने बड़े पते की बात कही थी। ठीक कहा तुमने, मैंने सोचते हुए कहा। इससे पहले कि हमारे दरमियान मजीद बात होती, जुल्फी अकेला ही हमें आता हुआ दिखाई दिया। उसके कदमों में तेजी नहीं थी, वो मुझे मायूस दिखाई दे रहा था। वो हमारे पास यूं आकर बैठा जैसे बहुत थक गया हो। मैं उसके बोलने का इंतजार करता रहा। वो चंद मिनट खामोश बैठा रहा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, हमारे पास बहुत थोड़े बंदे हैं। और तुम इस वजह से इतने मायूस हो गए हो? मैंने पूछा। जाहिर है ये मायूसी वाली बात तो है ना, उसने हौले से कहा। क्या तुम्हें मालूम है कि दुश्मन के कितने लोग हैं यहाँ? मैंने पूछा तो वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, नहीं, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ, हमारे कितने बंदे हैं? मैंने पूछा तो वो फौरन बोला, यही कोई 20 लोग। अब मुझे ये बताओ, ये लोग कहाँ कहाँ हैं? मैंने पूछा तो वो चंद लम्हे यूं मेरी तरफ देखता रहा जैसे कुछ याद कर रहा हो। फिर जमीन पर धूल में उंगली से एक दायरा बनाकर बोला, यूं समझो कि ये वो जंगल है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक, मैंने कहा। तो वो उंगली से मुख्तलिफ जगहों पर निशान लगाता हुआ कहता चला गया, यहाँ, यहाँ, यहाँ पर हमारे लोग मौजूद हैं। कहीं पर 3 हैं और कहीं पर 4 हैं। वो मुझे जंगल की तफसीलात के बारे में आगाह करता चला गया। कहाँ पर लोग हैं, कहाँ तालाब हैं, कहाँ खूह, टीकरी, रेत, नाले, टूटे हुए दरख्त, ऊंची नीची जमीन, सब के बारे में बताता चला गया। उसने मुझे ये भी बताया कि पहले वो शाहिद के साथ कहाँ पर रहते थे और वो यहाँ से कितनी दूर है। तकरीबन 10 मिनट लगाकर उसने तफसीलन बताया तो एक खाका सा मेरे जहन में बन गया। सब कुछ सुनकर मैंने कहा, जुल्फी तुम हौसला मत हारो, हम ज़रूर अपना घर वापस लेंगे। मुझे ये बताओ कि जहाँ शाहिद भाई रहता था क्या वहाँ पर उन लोगों का कब्जा है? नहीं, वो अभी वहाँ तक नहीं आए। शाहिद भाई वहाँ वापस इसलिए नहीं गए थे कि दुश्मनों का निशाना ना बन सकें, बल्कि जंगल में उनकी निगाहों से ओझल हो जाएं। उसने काफी हद तक एतमाद से कहा, अब भूल जाओ सब कुछ, अपने लोगों से ये पूछो, किसी को कहीं पर दुश्मन दिखाई दिया है? कोई हलचल, कहीं कोई सरगर्मी? मैंने पूछा। हाँ, एक जगह है, मैं ये पूछ चुका हूँ, अब यही तो पूछने वाली बात रह गई है। उसने कहा तो रूबी ने पूछा, क्या वहां तक गाड़ी जा सकती है? हाँ, जा सकती है। तो चलो फिर, रूबी ने उठते हुए कहा। तो हम दोनों भी उठ गए। वो ड्राइविंग सीट पर जा बैठी, हम पिछली नशिस्त पर आन बैठे। हम मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अपने लोगों के करीब पहुंच गए। जुल्फी का अपने लोगों के साथ राबता था। उन्हें अपनी आमद के बारे में बता दिया था। हम उस जगह के बिल्कुल करीब से गुजरे थे जहां मैं पहले रह चुका था। मेरे दिल में एक हूक सी उठी, मुझे गुस्सा आने लगा था। कुछ फासले पर हमने 4 व्हील रोक दी, फिर पैदल उनके पास जा पहुंचे। वो 4 थे और दो दो की सूरत में घने दरख्तों पर बैठे हुए थे। मैंने देखा वहां पर पूरी तरह मचान लगाई हुई थी। हम जैसे ही पहुंचे वो नीचे आ गए थे। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मैंने पूछा, कहाँ हैं वो लोग? अगर ऊपर मचान पर आ जाएं तो हम दिखा देंगे, उनमें से एक ने कहा। तो मैं फौरन दरख्त पर चढ़ने लगा। बचपन में हम एक खेल खेला करते थे जिसमें हम दरख्तों पर तेजी से चढ़ते थे। सो इस वक्त मुझे वो खेल याद आ गया कि हमें तब कितनी महारत हुआ करती थी। मैं ऊपर जा पहुंचा। वहां दूरबीन पड़ी हुई थी। उसकी निशानदही पर मैंने देखा, काफी फासले पर एक तालाब किनारे चंद लोग मौजूद थे। शायद वो कुछ पका रहे थे। एक तरफ खासा धुआं उठा हुआ था। पूरी तस्दीक नहीं हो सकी कि वो कितने लोग थे, लेकिन एक अंदाजा था कि वो 10 से 15 लोग हो सकते थे। मैं उनका कुछ देर तक जायजा लेता रहा, फिर उसी बंदे से पूछा जो मेरे साथ मचान पर बैठा था, तुम्हारे ख्याल में कितने लोग होंगे? यही कोई 10-15 होंगे, उसने बताया। कोई घटे बढ़े नहीं? मैंने पूछा तो वो बोला, नहीं, बल्कि 2 दिन से ऐसे ही हैं, यहीं पर खाते पकाते हैं और यहीं पड़े हैं, कोई हरकत नहीं। मुमकिन है रात के वक्त कहीं इधर उधर हो जाते हों, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। मैं दरख्त से नीचे उतर आया। हम वहां पर 7 अफराद थे। हम सब के पास पिस्टल के अलावा एक गन भी थी। क्या ख्याल है? मैंने रूबी की तरफ देखते हुए पूछा। ये वक्त नहीं है हमला करने का। शाम के वक्त या फिर अलग सुबह, रोशन दिन में हर शय साफ दिखाई देती है, उसने जवाब दिया।
دیکھو، اگر ہم اس وقت انہیں گھیر کر، میں نے کہنا چاہا، تو زلفی تیزی سے بڑے جذباتی انداز میں بولا، کر دو، ابھی کر دو، میں بندے اور اسلحہ منگوا لیتا ہوں۔ بہت خاموشی سے، جو قریب ہیں انہیں بلاؤ، اگر انہیں ذرا سا بھی شک پڑ گیا نا تو بہت مشکل ہو جائے گی، میں نے کہا۔